ड्रोन की आवाज़ कानों में रस घोल देती है, लेकिन दिल की तड़प का एहसास जिसे का आवाज़ में है वो सिर्फ केके की है। लेकिन अब बुलेटिन में हम केके के निधन की वजह को भी समझेंगे, कार्डियक अरेस्ट को लेकर आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी देंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या से आई अच्छी खबर का जिक्र करना ज़रूरी है। राम मंदिर की गर्भगृह का पहला पत्थर आज रखा जा चुका है। कहने की जरूरत नहीं कि राम मंदिर निर्माण में आज का दिन सबसे पावन रहा, लेकिन इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही है। जल्दी ही राम मंदिर निर्माण का दावा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। देश के जिस मंदिर के बनने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, अयोध्या के उस श्री राम मंदिर का निर्माण काम एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। नींव और आधारशिला तैयार होने के बाद अब आज से गर्भगृह बनाने का काम भी शुरू हो गया है। काम शुरू होने से पहले गर्भगृह में लगने वाली शिलाओं को पूजा गया और इसमें 100 से भी ज्यादा संतों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। गर्भगृह के उत्तर पश्चिम दिशा में पहली शिला रखकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की गई और इसके परिसर में 28 मई से ही अनुष्ठान किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर बनाने का काम अपने प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही समय पर चल रहा है। अवन्ते मानो मध्यारे रेखातायुर्गन्तो आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विषवे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवम्। अयोध्या के श्री राम मंदिर का विशाल चबूतरे पर गर्भगृह की शिलाएं, मंदिर आंदोलन से जुड़े 100 से ज्यादा संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सब की मौजूदगी में पवित्र मंत्रों की गूंज के बीच मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया गया। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। और इसके साथ ही 1 जून की तारीख हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लोगों को इस दिन, इस पल का इंतजार 500 सालों से था, जब मंदिर बनाने के लिए आंदोलन की मशाल जली थी। शायद यही वजह है कि श्री राम मंदिर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र मंदिर का नाम दिया। इस मौके पर सीएम ने मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को याद भी किया। गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी। गर्भगृह के शिलान्यास का मतलब है कि अब मंदिर की दीवारें, छतें और तल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। यानी अब से राम भक्तों के सपनों का मंदिर साफ तौर पर आकार लेता नजर आएगा। लोग अपनी आंखों से अपने आराध्य के धाम को बनते हुए देखेंगे। और आप इस पूजन की स्थिति को देखिए, यहाँ पर धनुर्धर राम की एक प्रतिमा इस वक्त पूजा की थाली में रखी हुई है और जो बीचों बीच आपको ये गोलाकार दिखाई दे रहा है, दरअसल यही वो गर्भगृह है जहाँ पर रामलला की प्रतिमा लगाई जाएगी, यानी कि रामलला यहीं पर विराजमान होंगे। हम उस परिसर में मौजूद हैं जहां 20 बाई 20 का, यानी कि ये पूरा का पूरा गर्भगृह होगा
और ये वो चबूतरा है जिस पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे मंदिर अपने शक्ल में आती हुई दिखाई देगी। यानी कि गर्भगृह के चबूतरे का निर्माण पूरा हो चुका है। वहां पर जो शिला पूजन का काम था वो आज पूरा हो गया और आज अब यहां से मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। मंदिर बनाने का काम सही रफ्तार से चल रहा है। जिस हिस्से को तैयार करने के लिए जो तारीख तय की गई थी, ठीक उसी समय पर काम पूरा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करके निर्माण काम शुरू किया था। 8 सितंबर 2020 को मंगलवार के दिन मंदिर की नींव खुदाई का काम शुरू हुआ था। 15 मार्च 2021 को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का काम शुरू किया गया था। 16 सितंबर 2021 को पहले चरण का काम पूरा हुआ। पहले और दूसरे चरण में नींव को तैयार करने का काम हुआ। 24 जनवरी 2022 को मंदिर के चबूतरे के लिए ग्रेनाइट पत्थरों के बिछाने के साथ ही निर्माण का तीसरा चरण शुरू हुआ था। अब ये चबूतरा तैयार है जिस पर गर्भगृह तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी मंदिर के काम की रफ्तार पर संतोष जताया है। बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद सीएम योगी श्री राम मंदिर से 100 मीटर दूर द्रविड़ शैली के मंदिर श्री रामलीला सदन के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शरीक होने पहुंचे। दक्षिण भारत के भवन कलाकारों ने 3 साल में इस मंदिर को तैयार किया है। मंदिर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के साथ भगवान विष्णु, हनुमान जी की प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। अयोध्या में मुख्य राम मंदिर के अलावा और भी कई धार्मिक स्थल और भवन तैयार किए जा रहे हैं जो पूरे इलाके को एक तीर्थ क्षेत्र का रूप देंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में नक्षत्र वाटिका होगी जिसमें नक्षत्रों के हिसाब से पेड़ लगाए जाएंगे। एक म्यूजियम होगा जिसमें खुदाई के दौरान मिले अवशेषों को रखा जाएगा। एक पुस्तकालय होगा। मंदिर संघर्ष से जुड़े दस्तावेजों के साथ सनातन धर्म से जुड़ी किताबें और साहित्य यहाँ उपलब्ध होंगे। राम जन्मभूमि परिसर में यज्ञशाला और सत्संग स्थल भी होंगे। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण के लिए एक विशाल रसोई का भी निर्माण होगा। एक भवन राम कथा कुंज भी होगा जहां श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित मूर्तियां होंगी। इसके साथ ही महाबली हनुमान और भगवान शंकर का मंदिर भी अयोध्या में बनाया जाएगा और इन सब के निर्माण का काम गर्भगृह के शिलान्यास के बाद तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गौरव का दिन है और हर राम भक्त के लिए, केवल केशव प्रसाद के रूप में मेरे जैसे राम भक्त के लिए नहीं, बल्कि देश और दुनिया में रहने वाले कोटि कोटि राम भक्तों के लिए आज का दिन बहुत खुशी का है। जो आज अपनी आंखों से मंदिर निर्माण होते हुए देख रहे हैं उनके लिए भी, जो इस समय दिव्य लोकों में विराजमान हैं, इस राम जन्मभूमि आंदोलन के कर्ता धर्ता, उनको भी बहुत विशेष आनंद हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लोग दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक 3,350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा हो चुकी है। बस अब तो इंतजार है 2023 का, जब ये गर्भगृह आम भक्तों के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे की। गर्भगृह किसी मंदिर का सबसे अहम और सबसे पवित्र हिस्सा होता है जिसमें मुख्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मान्यता के मुताबिक जिस जगह पर गर्भगृह होता है वहां पर स्वयं देवता ही विराजते हैं और इसीलिए गर्भगृह की पूजा को बहुत अहम माना जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसे में जब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की होती है तो फिर सभी ये जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का गर्भगृह कैसा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसा होगा श्री राम मंदिर का गर्भगृह। गर्भगृह को भव्यता देने के लिए इसे 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। गर्भगृह में
मखराना संगमरमर लगाया जाएगा। ताजमहल में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर का गर्भगृह कमल की आकृति का 8 कोण वाला होगा और ऐसा डिजाइन अभी तक किसी मंदिर के गर्भगृह का नहीं है। गर्भगृह की दीवारों पर करीब पूरे मंदिर का भार होता है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी इसकी दीवार 6 फीट मोटी होगी। गर्भगृह की दीवारों के बाहरी हिस्से में गुलाबी पत्थर लगाए जाएंगे जो दूर से ही बहुत ही सुंदर दिखते हैं। गर्भगृह को कुछ ऐसे अंदाज में बनाया जाएगा कि रामनवमी पर सूरज की किरणें श्री राम की मूर्ति पर पड़ेंगी और उससे पूरा गर्भगृह सुनहरी रोशनी से चमक उठेगा। गर्भगृह के सामने 3 विशालकाय मंडप होंगे जिसमें 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। गर्भगृह के हिसाब से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये मंदिर कितना भव्य बनने वाला है। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 168 फीट ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने के बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर की गिनती देश के सबसे बड़े मंदिरों में होगी। अब अयोध्या के श्री राम मंदिर में गर्भगृह बनाने का काम तो शुरू हो गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये गर्भगृह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। आम भक्त इसमें कब से पूजा शुरू कर पाएंगे? क्या गर्भगृह मंदिर बनने के बाद ही खुलेगा या फिर मंदिर बनता रहेगा और इसके साथ ही गर्भगृह में पूजा भी होती रहेगी? कई सवालों के जवाब हासिल करने थे और इसके लिए हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने बात की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। चंपत राय जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि अभी जो हम स्वरूप देख रहे हैं आज, जब इस गर्भगृह का निर्माण हो रहा है, कहाँ तक ये पहुंचा है? आज कौन सी शुरुआत है और जो आम श्रद्धालु है वो यहाँ तक कब तक पहुंच पाएगा? आम श्रद्धालु दिसंबर 2023 के बाद जब मकर संक्रांति आएगी तब से गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर सकता है। 15 जनवरी 2023 के बाद 15 जनवरी 2024 15 जनवरी 2024 सूर्य देवता जब उत्तरायण में आ जाएंगे तब तक गर्भगृह तैयार हो जाएगा। आज गर्भगृह के चारों ओर 9 स्थानों पर 22 नक्काशीदार शिलाओं को स्थापित करके उनका षोडशोपचार पूजन किया गया। निमित्त मात्र थोड़ा सीमेंट का घोल डाल दिया गया। ये शिलाएं इतनी भारी हैं वजन में कि इनको तो हिलाया हटाया भी नहीं जा सकता, एक सूत भी नहीं हिला सकते। तो जो जहां रख दी गई है वो सब प्रकार से नाप तोल करके रखी गई है और अब इन्हीं के ऊपर अन्य शिलाएं रखी जाएंगी। तो ये जो मंदिर बन रहा है, ये जो स्वरूप हम देखेंगे 2023 में, वो क्या गर्भगृह का मंदिर होगा और मंदिर का एक हिस्सा होगा? संपूर्ण मंदिर का एक भाग होगा, पश्चिमी भाग जिसमें भगवान विराजित होंगे, वो एक भाग होगा। संपूर्ण मंदिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। संपूर्ण मंदिर पूरब पश्चिम दिशा में 380 फीट लंबा है, उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 250 फीट लंबा है या चौड़ा है और ग्राउंड फ्लोर से शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। लगभग 390-392 खंबे लगेंगे। तो ये एक बड़ा विशाल काम है। ये बाद में भी चलता रहेगा लेकिन दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि गर्भगृह में भगवान रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे 2024 15 जनवरी के बाद। ये बताइए कि किस शैली का ये मंदिर होगा, किस तरीके से क्या ये बिल्कुल आधुनिक तरीके का मंदिर होगा या इस तरीके के मंदिर और भी देश में? ये उत्तर भारतीय नागर शैली है जो परंपरागत है। हाँ, आजकल ऐसी नक्काशीदार मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय तो बनाता है, अन्य लोग नहीं बना पाते। कठिन काम है, समय लेने वाला काम है। 100% पत्थरों का मंदिर ये तो बनना बहुत कठिन रहता है।
मुझे लगता है कि परकोटा मिला लिया जाए तो लगभग 21 लाख घन फुट पत्थर इसमें लग जाएगा। ये पत्थर कर्नाटक से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, मकराना के भी पत्थर इसमें आ रहे हैं। तो इतना बड़ा विशाल पत्थरों का निर्माण तो उत्तर भारत में अभी शायद, मुझे मालूम भी नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं कह सकता, हो सकता है किसी ने किया हो। जितना मैं सोचता हूँ शायद उत्तर भारत में 100 साल में ऐसा निर्माण नहीं हुआ होगा। तो गर्भगृह बनाने का काम शुरू हो गया है। अब मंदिर निर्माण में उन शिलाओं का इस्तेमाल किया जाएगा जिनके तराशने का काम 1992 से ही अयोध्या में चल रहा है। मंदिर को बनाने में उन शिलाओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें लोग श्रद्धा के साथ 1992 से ही अयोध्या की कार्यशाला में जमा कर रहे हैं। आज मंदिर में लगने वाले 70% पत्थर तराश कर कार्यशाला में रखे हुए हैं। आम लोगों के लिए वैसे ये जगह भी किसी मंदिर से कम नहीं है। वर्कशॉप में पत्थरों की नक्काशी को और करीब से दिखा रही मेरे सहयोगी शिल्पी सेन। हम इस वक्त कार्यशाला में है, यानी राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला, जहां पर पत्थर या शिलाओं को तराश कर रखा गया है। ये वो पत्थर हैं, वो शिलाएं हैं राम मंदिर में जिनका प्रयोग किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण में यही पत्थर और यही शिलाएं लगेंगी। जो शिलाएं हैं किस तरह से नक्काशी करके इनको तैयार किया गया है ये हम देख पा रहे हैं, और सबकी अलग अलग डिज़ाइन है और इन डिज़ाइंस को भी बहुत ही सोच समझ करके चुना गया है, तैयार किया गया है। क्योंकि जो अब मंदिर की रूपरेखा बनी है उसमें उसके लिए 161 फीट ज़मीन से शिखर तक की ऊंचाई होगी और लंबाई 380 फीट होगी और चौड़ाई भूतल पर 250 फीट होगी। लेकिन इसके साथ ही जो अलग अलग फ्लोर्स में स्तंभ लगेंगे वो स्तंभ भी तय किए जा चुके हैं। भूतल पर 166 स्तंभ लगेंगे। फर्स्ट फ्लोर यानी प्रथम स्थल पर 144 स्तंभ लगेंगे और द्वितीय स्थल पर 82 स्तंभ लगेंगे। और यहाँ पर इसके अलावा ये वो अलग अलग पीसेस हैं, ये अलग अलग वो शिलाएं हैं जिनको तैयार किया गया है। इनमें नंबरिंग की गई है, क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं, और नंबरिंग के आधार पर ये तय किया गया है कि इनको कहाँ लगाया जाएगा। यानी डिज़ाइन में जब इनको लगाना होगा तो इनके नंबर के आधार पर इनको ब्लॉक्स के सहारे फिट किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसकी एक बानगी ये भी है। लेकिन इसके पीछे अगर हम कहें कार्यशाला के इतिहास में जाएं तो 90 के दशक से जो पत्थर, जो शिलाएं लोग श्रद्धा से यहाँ पर ले करके आते हैं वो यहाँ पर रखी गई थी और वो उनको तराशने का काम हुआ था। लेकिन अब जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें शिलाएं और अलग अलग तरह के पत्थर लग रहे हैं, जिसमें मकराना के मार्बल है, ग्रेनाइट है, चुनार के पत्थर है, बलुआ पत्थर है यानी जिसको पिंक सैंडस्टोन कहते हैं। सबसे अलग अलग चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। किसी से परकोटे का निर्माण, किसी से फर्श का निर्माण, किसी से जो स्तंभ है उनका निर्माण। बहुत ही ख़ास राम मंदिर रहने वाला है वास्तु की दृष्टि से भी, लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों की वो श्रद्धा जो यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ कार्यशाला में भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इन्हीं पत्थरों को, इन्हीं शिलाओं को देखते हैं और महसूस करते हैं कि सदियों से जो राम मंदिर की प्रतीक्षा थी उस प्रतीक्षा को अब बस कुछ ही समय बाद वो प्रतीक्षा पूरी होगी और उसमें ये शिलाएं लगेंगी। इसीलिए इन शिलाओं का भी दर्शन लोग कार्यशाला में करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। राम मंदिर निर्माण को 3 अहम चरणों में बांटा गया है। पहले चरण का काम समय पर खत्म हो गया। उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरे और तीसरे चरण का भी काम समय से समाप्त हो जाएगा। फिर लोगों के सामने श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम का एक भव्य मंदिर तैयार होगा। हर काम मंदिर निर्माण समिति की देखरेख में पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्रा मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है और करोड़ों भक्तों के राम मंदिर दर्शन का सपना कब पूरा होगा। गर्भगृह लगभग अनुमानित है, जहां ये आप देख रहे हैं कि 1 वर्ष यानी दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो सकेगा और
पूरा प्रयास है कि भगवान यहाँ पे स्थापित हो जाए और श्रद्धालु उनका दर्शन करें। जी, जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 3 चरण में है। 2023 में गर्भगृह, 2024 के अंत में मंदिर का निर्माण, जिसमें जो कार्विंग और आइकोनोग्राफी होगी वो पूरी नहीं होगी, और 2025 में जो कॉम्प्लेक्स है उसके प्रमुख निर्माण कार्य पूरे हो जाए। के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत को इस दुनिया को अलविदा कहे 24 घंटे हो गए हैं। उनकी मौत के कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। शुरुआती पोस्टमार्टम में अननेचुरल डेथ यानी कि अप्राकृतिक मौत की बात खारिज हो चुकी है। 72 घंटों में पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। हालांकि डॉक्टर्स के की मौत को कार्डियक अरेस्ट से जुड़ा हुआ मान रहे हैं। जानकारी के मुताबिक के को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे। उनकी धड़कन रुक चुकी थी। के की जब ECG की गई तो उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। इसलिए अस्पताल ने सिंगर की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं किया और यही वजह रही कि उनका पोस्टमार्टम किया गया। और इसी बीच कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट थाने में अननेचुरल डेथ यानी कि अप्राकृतिक मौत की FIR भी दर्ज कर ली है। इसकी वजह के चेहरे और सर पर चोट के निशान मिलना था। ऐसी स्थिति दिल का दौरा पड़ने से भी हो सकती है, जब सीने में अचानक उठे दर्द की वजह से शख्स जमीन पर गिर जाए। इस दौरान उसे हल्की फुल्की चोट भी लग सकती है। अब जब शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि के की मौत असामान्य नहीं है, तो उनको दिल का दौरा पड़ने के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। के की उम्र सिर्फ 53 साल थी और दिखने में वो बिल्कुल फिट थे। अब ऐसे में अगर कार्डियक अरेस्ट की बात साबित हो जाती है तो ऐसे स्वस्थ इंसान का जाना हर किसी को सकते में डाल सकता है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क आपको समझाएं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है। मेडिकल शब्दों में इसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सिस्टम का फेल हो जाना कहा जाता है, जिसकी वजह से शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है। इस मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, बेहोश हो जाता है, इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। सामान्य रूप से कार्डियक अरेस्ट अचानक होता है और बॉडी कोई पूर्व चेतावनी भी नहीं देती। हालांकि अगर 10 मिनट के अंदर मेडिकल सुविधा मिल जाए तो मरीज को बचाया भी जा सकता है। इसमें दिल और सांस रुक जाने के बावजूद दिमाग जिंदा होता है। जिस शख्स को पहले हार्ट अटैक पड़ चुका है उसे कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका बहुत अधिक होती है, जबकि हार्ट अटैक एक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। जब हार्ट मसल्स यानी कि दिल की मांसपेशियों तक खून ठीक से नहीं पहुंचता है या फिर लंबे समय तक इसकी सप्लाई नहीं होती है तो हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती हैं। हार्ट अटैक ही कभी कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी को ट्रिगर कर देता है, जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी कि मरीज का दिल काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। CMRI यानी कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स का कहना है कि जब के को अस्पताल लाया गया तो उनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। कार्डियक अरेस्ट को ही उनकी मौत की मुख्य वजह बताया जा रहा है। वैसे के पहले सेलिब्रिटी नहीं है जो कम उम्र में ही कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए हों। उनसे पहले भी कई सेलिब्रिटीज़ दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान चली गई है, जिसमें दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार भी शामिल हैं, जिनकी मौत पिछले साल 29 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। महज 46 साल में पुनीत राजकुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस घटना के करीब 2 महीने पहले टीवी के बड़े अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की भी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही हुई थी। महज 40 साल में सिद्धार्थ का यूं जाना हर किसी को हैरान कर गया था। इससे पहले ज़्यादा लोगों का यही मानना है कि 60 साल के बाद ही हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट से मौत का खतरा खड़ा होता है। हालांकि पहले सिद्धार्थ, फिर उसके बाद पुनीत राजकुमार जैसे फिट दिखने वाले लोगों की मौत ने आम लोगों के उस भ्रम को भी तोड़ दिया है कि युवाओं को दिल का दौरा नहीं पड़ता, जबकि दिल के दौरे से जुड़े आंकड़े देश के युवाओं में बढ़ती इस बीमारी की ओर इशारा भी कर रहे हैं।
50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है, जबकि 40 साल से कम उम्र के 25% लोगों को दिल की बीमारी का खतरा है। इसके अलावा 25 से 69 साल के बीच 57% लोगों की मौत दिल की धड़कन के रुक जाने की वजह से हो रही है। भारत में हर 4 में से 1 मौत की वजह दिल से जुड़ी बीमारी है। इसका मतलब यह है कि खान पान, रहन सहन के तरीकों की वजह से भारत के लोगों का दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक फिलहाल भारत में करीब 5 करोड़ 40 लाख लोग दिल की बीमारियों से लड़ रहे हैं, जबकि 1990 में ये संख्या महज 2 करोड़ 50 लाख ही थी। डराने वाली बात यह है कि भारत में प्रीमेच्योर डेथ यानी कि अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 में दिल की बीमारी का स्थान तीसरा था, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गई है। और कहा जा सकता है कि 2005 से लेकर अब तक दिल की बीमारी की वजह से जिनकी मौत हुई है, उनका कुछ संकेतों को नज़रअंदाज करना उन्हें भारी पड़ गया। लिहाजा हमें किसी भी हाल में इन संकेतों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिनमें सबसे पहला ये है कि 30 सेकंड से ज़्यादा सीने में अगर दर्द हो, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए। इसके अलावा सीने के बीचों बीच भारीपन अगर आप महसूस कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। सीने में हल्की जकड़न या फिर जलन होने के तुरंत बाद डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अगर दिन भर के काम की वजह से थकावट के समय जबड़े में दर्द होने लगे तो भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर सांस भी फूलने की शिकायत हो सकता है कि आपको दिल से जुड़ी समस्या शुरू हो रही है। इसके अलावा सुबह उठने पर अगर छाती में आपको बेचैनी महसूस होती है, डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क करें। अगर छाती से बाईं बाजू और पीठ की ओर दर्द रहने लगे तो दिल के लिहाज से यह अच्छा संकेत नहीं है। बिना वजह आने वाले पसीने और थकावट को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इन सब के अलावा तनाव भी बीमारी की जड़ है, इसीलिए इससे बचने की कोशिश करें। तो इस तरह के लक्षण 35 से 40 की उम्र में भी देखने को मिलने लगे हैं। ऐसे सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क साधकर सावधानी बरतनी शुरू कर दी जाए। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इसे लेकर हमने मेदांता के चेयरमैन नरेश त्रिहन से बात की। बहुत हद तक हिंदुस्तान में काफी तादाद में लोगों को हृदय रोग है, और ये तो अभी पता नहीं है कि के की जो निधन हुआ है वो हार्ट की प्रॉब्लम से हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट, ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। पर ये एक हमें एज सोसाइटी रिमाइंडर है कि हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जहां इंडिया में हृदय रोग जो विदेश है उनसे डबल है। तो हमारे एक तो जेनेटिक्स ऐसी हैं कि हमारे में जैसे विदेश में अमेरिका में 4% लोगों को होता है, इंडिया में 8 से 10% लोगों को होती है हार्ट डिजीज। दूसरा, जिन लोगों की फैमिली में हार्ट डिजीज है, जिनके जीन्स में हार्ट डिजीज है, उनको डबल होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने अगर जो आपकी फैमिली में हृदय रोग है और या डायबिटीज है तो आपको अपना चेकअप जल्दी कराना चाहिए। 25 साल की उम्र तक पूरे रिस्क फैक्टर्स का पता लग जाना चाहिए। अगर जो नहीं है और कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है किसी बीमारी की फैमिली में, तो 30 साल की उम्र में पहला चेकअप जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि आपके बायोकेमिकल मेकअप क्या है, कोलेस्ट्रॉल हाई है कि नहीं, और कोई आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। दूसरा, ब्लड प्रेशर पता लग जाएगा, आपका कार्डियोग्राम पता लग जाएगा, आपका टॉलरेंस लेवल पता लग जाएगा। सो ये सब चीजें बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में जल्दी पता करना कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं है। हजारों लोग ऐसे आज भी रात को सोएंगे जो सुबह नहीं उठेंगे, उनको पता नहीं है कि उनको हार्ट डिजीज थी। पर ये हर एक को चेस्ट पेन नहीं होता है, ये भी एहसास होना चाहिए। वार्निंग नहीं मिलती, सीधा ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए प्रिवेंटिव चेकअप बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। पहले 25 जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक है, डायबिटीज या हार्ट डिजीज की, उनको 25,
और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है 30 तक, उसके बाद उनकी प्रिस्क्रिप्शन दी जा सकती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में उसको करना है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर, और अब रुख करते हैं अगली खबर का, जो सियासी गलियारे से जुड़ी हुई है। केंद्र में 2014 से बीजेपी की सरकार है। इस वक्त 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी अपने दम पर या फिर सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। यानी भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर इस वक्त बीजेपी का दबदबा है, और ये दबदबा उसको मिलने वाले सियासी चंदे में भी नजर आता है, जिसे हम सियासी चंदा कह रहे हैं। ये वो रकम है जिसका खुलासा सियासी पार्टियां चुनाव आयोग के सामने करती हैं। नियम के मुताबिक चंदे के तौर पर मिली 20,000 या फिर उससे ज्यादा की रकम का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। पार्टियों को ये चंदा कारोबारी घरानों से मिलता है। कोई भी आदमी पार्टियों को चंदा दे सकता है। पिछले साल यानी कि 2020-21 में मिले चंदे का ब्यौरा सभी पार्टियों ने दिया, जिसमें बीजेपी सबसे आगे है और दूसरे नंबर पर है मौजूदा कांग्रेस पार्टी। पिछले साल बीजेपी को चंदे के तौर पर 477 करोड़ रुपए मिले, जो सभी पार्टियों को मिले चंदे से करीब 3 गुना ज्यादा है। 2020-21 में सभी पार्टियों को करीब 633 करोड़ का सियासी चंदा मिला। इस तरह कुल चंदे का 75% अकेले बीजेपी को मिला है। बीजेपी को मिला चंदा कांग्रेस से करीब 7 गुना ज्यादा है, और चंदे के मामले में दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही है, लेकिन उसे सिर्फ 74 करोड़ रुपए ही चंदा हासिल हुआ है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को चंदे के तौर पर पिछले साल करीब 42 करोड़ रुपए मिले हैं, और इसके बाद एनसीपी का नंबर आता है, जिसे 26 करोड़ मिले हैं। सीपीएम को करीब 13 करोड़ हासिल हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने लगातार दूसरे साल 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा उनको नहीं मिला है। यानी चंदे की लिस्ट से फिलहाल पार्टी बाहर है। ये तो पिछले साल का आंकड़ा है, लेकिन अगर हम उससे पहले यानी कि 2019-20 में भी सियासी चंदे के मामले में बीजेपी की बात करें तो सबसे आगे थी। लोकसभा चुनाव वाले साल में भी पार्टी को 785 करोड़ रुपए मिले थे, और कांग्रेस भी करीब करीब 140 करोड़ रुपए हासिल करने में कामयाब रही थी। निर्वाचन आयोग को मिले राजनीतिक दलों के चंदे का विश्लेषण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने किया है। 23 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने निर्वाचन आयोग के कई नोटिस मिलने के बावजूद लगभग 240 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आय व्यय का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को नहीं दिया है। निर्वाचन आयोग उन्हें लगातार नोटिस पर नोटिस देता है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। लेकिन कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने ब्यौरा तो दिया, कुछ लोगों ने समय से दिया, कुछ लोगों ने समय के बाद दिया। अब इंतजार है उन क्षेत्रीय पार्टियों का, 23 पार्टियों का, जिन्होंने अभी तक ब्यौरा नहीं दिया। उसमें समाजवादी पार्टी भी है और उसमें लोजपा भी है, और कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने निर्वाचन आयोग के कई नोटिस के बावजूद आय व्यय का ब्यौरा जमा नहीं किया है। अब आयोग के ऊपर है कि आयोग उनसे सख्ती से कैसे निपटता है। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 8 सालों में लगातार राजनीतिक चंदे के रूप में सबसे आगे चल रही है। अब बात एक ऐसी खबर की कर लेते हैं जो आपको सावधान करने के लिए। मंकी पॉक्स ने दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब तक ये बीमारी दुनिया के 20 देशों में दस्तक दे चुकी है, जिसमें बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और कनाडा में भी मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय है, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मंकी पॉक्स के अधिक मामले सामने आ सकते हैं, और यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंकी पॉक्स को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति को 21 दिन तक निगरानी में रहना होगा। ये सारे दिशा निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। अगर किसी में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखते हैं तो फिर लैब में टेस्टिंग के बाद ही मंकी पॉक्स के मामले को कंफर्म माना जाएगा। मंकी पॉक्स के लिए डीएनए टेस्टिंग और पीसीआर मान्य होंगे और इनके अलावा कोई और टेस्ट मान्य नहीं है। वहीं अगर कोई मामला सामने आता है तो राज्यों और जिलों में बने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत सैंपल को आईसीएमआर एनआईवी के पुणे स्थित शीर्ष लैब में भेजा जाएगा। बीमारी के वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने पर रोकने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी कहा गया है कि मृत या फिर जीवित चूहे, गिलहरी तथा बंदर सहित छोटे स्तनपायी जंतुओं के संपर्क में आने से बचना है। जाहिर है कि दुनिया में बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी अलर्ट है और हमें भी अलर्ट रहना है। मंकी पॉक्स के लक्षण की अगर हम बात करें तो वो भी आपको बता देते हैं। संक्रमित होने पर 5 दिन के भीतर बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं। और शुरुआत में मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, खसरा या फिर चेचक जैसा ही दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर इसका असर भी नजर आने लगता है, जिसके बाद शरीर पर दाने निकल आते हैं जो घाव जैसे दिखते हैं और खुद सूख कर गिर जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वायरस निकट संपर्क से फैलता है और इसीलिए निगरानी, तेजी से पहचान और आइसोलेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिंदगी को देखने के 2 तरीके होते हैं। किसी को ग्लास आधा भरा नजर आता है, किसी को आधा खाली। यानी कोई चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखता है तो कोई नेगेटिव। अब जिनका नज़रिया ठीक है वही सच्चाई समझ पाते हैं, लेकिन जिनकी सोच नकारात्मक है उन्हें आतंकी में भी इंजीनियर नजर आता है। यूपी में एक सरकारी अधिकारी ने सरकारी गेस्ट हाउस में आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर टांग ली। जाहिर है कि इस बात पर हंगामा तो होना ही था, हुआ भी। लेकिन ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप नेगेटिव सोच वालों से थोड़ा सा दूर रहें, अपने आसपास नेगेटिविटी न फैलने दें। देखिए, अभी मामला प्रकाश में आया है, ये रविंद्र प्रकाश गौतम है जिन्होंने जो है ऐसा फोटो, आपत्तिजनक फोटो जो है उनके कार्यालय में जो है देखा गया है। ओसामा बिन लादेन के प्रति ऐसी अगाध आस्था रखने वाले एसडीओ रविंद्र गौतम मीडिया का सामना करने का हौसला नहीं जुटा पाए, इसीलिए खबर सामने आने के बाद से अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि विभाग के गेस्ट हाउस में ओसामा बिन लादेन की तस्वीर उन्होंने लगवाई क्योंकि वो ओसामा बिन लादेन को अपना गुरु मानते हैं। कोई भी किसी को अपना आदर्श मान सकता है। इतना ही नहीं, रविंद्र गौतम ने दावा किया कि एक फोटो अगर हटा दी जाती है तो दूसरी लग जाएगी। हालांकि जांच के बाद उन पर सख्त विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इसमें जो है एसके श्रीवास्तव हैं, एक्सचेन हैं, वो इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करके जो है इंडिविजुअल कार्रवाई की जाएगी। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी किसी को भी अपना आदर्श मान सकता है, लेकिन सोच अच्छी रखिए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। ये है